प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ते हैं तो नए युग की होती है शुरुआत। पहले चुनावी मौसम के साथ आती थी योजनाएं, अब हर वर्ग और समाज को विकास योजनाओं का मिलता है लाभ। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में रखी नींव। कहा, जब हमारी आस्थाओं और पहचान को मिटाने की हो रही थी कोशिश, तब रविदास जी ने पराधीनता को बताया था सबसे बड़ा पाप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीएमसी सरकार पर खूनी खेल खेलने का लगाया आरोप। भाजपा की क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को किया संबोधित। मतदाताओं को धमकाने का भी लगाया आरोप। टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार। कोलकाता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, भ्रष्टाचार का असर गरीब वंचित तबकों पर सबसे ज्यादा। भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिम्मेदारी। आर्थिक भगौड़ों पर नकेल कसने के लिए बनाया कानून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी संयंत्र का किया शिलान्यास। कहा, देश को एक बार फिर हरित क्रांति की जरूरत। कच्छ में बीएसएफ के मोरिंग प्लेस की रखी आधारशिला। विभिन्न परियोजनाओं का किया ई लोकार्पण। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किया अपने नाम। फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से दी शिकस्त। चौथी बार खिताब किया अपने नाम। प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम को दी बधाई। भारत ने वेस्टइंडीज को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने खेली अर्धशतकीय पारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश विकास के साथ साथ विरासत को भी किस तरह से सहेज रहा है, उसे संरक्षित कर रहा है, इसकी बानगी आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वहीं संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन किया और स्मारक का शिलान्यास भी किया। संत रविदास स्मारक एवं संग्रहालय में भव्यता भी होगी और दिव्यता भी होगी। संतों की कृपा से मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। मैंने शिलान्यास किया है, लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। बड़तुमा सागर मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास का बनने वाला भव्य स्मारक सामाजिक समरसता, देश की प्रगति और सबका साथ और विश्वास का प्रतीक होगा। ये 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 एकड़ में बनकर तैयार होगा। 14वीं सदी में जन्मे संत ने सामाजिक बुराइयों से घिरे लोगों को एक नई किरण दिखाई थी। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत।
सागर में आधुनिक इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग का दोहरीकरण, नेशनल हाईवे पर 2 मार्गों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि से प्रेरित मौजूदा केंद्र सरकार सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बीते 9 साल में जनधन, स्वच्छ भारत, टीकाकरण अभियान, नल से जल, आवास योजना, एकलव्य स्कूल जैसे अनेक योजनाओं से सीधे लोगों तक लाभ पहुंचाया गया है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। प्रधानमंत्री ने बताया कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के समय भी कैसे देश ने 80 करोड़ लोगों के अन्न की व्यवस्था सुनिश्चित की। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए ही हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकास के साथ साथ देश विरासत को भी सहेज रहा है, संरक्षित कर रहा है। गौरवशाली अतीत में गुमनाम रह गए विभूतियों को भी अब उचित सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सबका साथ और विश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जाएगा। सागर से अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विपक्षी दलों की अवसरवादी राजनीति और पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के चलन पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया। अवसर था पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक का। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए दूसरे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों और विशेषकर टीएमसी पर करारा हमला बोला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार पर पंचायत चुनावों में खून की होली खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही अंदाज है। इनका तरीका क्या है? पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग में थप्पेबाजी करना, ये टोलाबाजों की फौज थप्पेबाजी की फौज बन जाती है। कोई जुलूस निकालने की कोशिश करे तो हमले बोल देना, जानलेवा हमले करना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद जुलाई महीने में संपन्न हुए पंचायत चुनाव भी बीते दौर से अलग नहीं रह सके और इसमें भी जमकर हिंसा का तांडव हुआ। इसे राज्य प्रायोजित हिंसा बताते हुए बीजेपी इसके खिलाफ संघर्षरत दिखी है। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। अपने संबोधन में पीएम ने हाल की राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करते हुए दूसरे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल लोकसभा में चर्चा के दौरान बीच से ही भाग गए।
विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए। बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गठबंधन गठबंधन की पोल खुल जाती। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिखकर कहा कि वे तत्काल मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं। पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता। देश के गृह मंत्री, उन्होंने इन राजनीतिक दलों से चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो तत्काल मणिपुर की चर्चा करना चाहते हैं, और अकेले मणिपुर पर विशद चर्चा होए जरूरी है। इतने संवेदनशील विषय पर पक्ष विपक्ष में विस्तार से बात होती तो जरूर मणिपुर के लोगों को भी मरहम लगता और समस्या के समाधान के लिए नए नए कुछ रास्ते भी निकल आते। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे। दरअसल क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के जरिए बीजेपी न सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक कर रही है, बल्कि राज्य की ममता सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों और हिंसा की सियासत के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए उत्साहित भी कर रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इससे जुड़ी बैठकों में मौजूद हैं और वो हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा हिंसा पीड़ितों से भी विशेष मुलाकात कर रहे हैं। हावड़ा से अनिब्रतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कोटेश्वर में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा पर लगे कैमरे से पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखी जाएगी, ताकि गुजरात सहित देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अपने पहले पड़ाव के तहत अमित शाह गुजरात के कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी कि तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। दरअसल चौकियां कच्छ जिले में मेडी और जखाऊ के बीच 164 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही हैं, जो ऐसी 18 चौकियों में शामिल हैं। इसके अलावा कोटेश्वर में 60 एकड़ में बन रहे बीएसएफ के मूरिंग प्लेस की आधारशिला भी रखी। मूरिंग प्लेस ऐसी जगह होती है जहां जहाजों का ठहराव होता है। गृह मंत्री ने भारतीय चौकी हरामी नाला के पास भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा भी किया। कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आपके सीमा पर मुस्तैद रहने से देशवासी चैन से सो पाते हैं। भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कुव्वत और हौसला बीएसएफ में है। देश की सीमाओं का सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप वहां पर कर्तव्य। अमित शाह ने कच्छ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने कच्छ में सर क्रीक बॉर्डर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से वे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसी तरह से मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए देश के जवानों के परिवार की सुरक्षा कर रही है। कोटेश्वर में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि सीमा पर लगे कैमरे से पाकिस्तान की हरकत पर नजर रखी जाएगी, ताकि गुजरात सहित देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लगभग 9.5 मीटर ऊंचे इस टावर में आधुनिक से आधुनिक कैमरे लगे हैं, जो पाकिस्तान की ओर से होती हुई छोटी से छोटी बारीक मूवमेंट को कैप्चर कर हमारे सुरक्षा प्रहरियों को समाचार पहुंचाएगा।
अपने दौरे में गृह मंत्री ने कंडला में इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का शुभारंभ भी किया। देश को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाने में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का जिक्र भी किया। इफ्को के तरल पदार्थ के रूप में नैनो डीएपी के उत्पादन को बड़ी उपलब्धि करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ देश के किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि खेत मिट्टी को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी, इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा, इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी। गृह मंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एक और हरित क्रांति की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि देश के किसानों को जैविक खेती के क्षेत्र में हरित क्रांति लानी होगी ताकि उनकी आय में इजाफा हो। अपने संबोधन में उन्होंने कृषि क्षेत्र में सरकार के 3 लक्ष्यों को गिनाया, जिसमें सभी प्रकार के अनाज उगाना, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना और जैविक खेती से उत्पादित अनाज को विदेशों में निर्यात कर किसानों की आय बढ़ाना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सीकर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान वृक्षारोपण और पंच प्रण शपथ ली गई। मेरी माटी मेरा देश का अभिप्राय ये है कि हर घर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के एक गांव में इकट्ठी करनी है, फिर सारे गांव की मिट्टी ब्लॉक पर, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की राजधानी में और वहाँ से फिर दिल्ली। और उसमें ये तय किया है कि जैसे गांव की मिट्टी इकट्ठी हो गई तो उस मिट्टी में से कुछ मिट्टी एक जगह डाल करके, और वहाँ क्योंकि अमृत महोत्सव है तो आज़ादी का अमृत महोत्सव होने के कारण 75 वृक्ष वहाँ पर लगाने हैं। हमारा जो खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय है उसने नेहरू युवा केंद्र को इस कार्यक्रम में बड़ी भूमिका दी है। आज इस कार्यक्रम का यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं। ये लगातार कार्यक्रम चलेगा, लंबे समय तक चलेगा और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहेगा। और वहीं 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आजादी के जश्न में बुलाए जाने पर स्वास्थ्य कर्मी और नर्सिंग अधिकारियों में जबरदस्त उत्साह है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। दिल्ली में पिछले 22 वर्षों से काम कर रही पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर चंद्रकांता लखेरा ने प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर होने वाले आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाने को अपना सौभाग्य बताया। श्रीमती चंद्रकांता लखेरा स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के पद के रूप में पिछले 22 वर्षों से कार्यरत हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार द्वारा आमंत्रण मिलने पर मुझे और मेरे परिवार को बहुत खुशी और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और वहीं नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर निधि बेला जश्न आज़ादी के कार्यक्रम का गवाह बनने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार वे पति संग स्वतंत्रता दिवस समारोह देख सकेंगी। मेरा नाम निधि बेला है। मैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काम करती हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। मुझे और मेरे पति संजीव सिंह को इस बार के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आमंत्रित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का धन्यवाद करते हैं। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर गंगाधर डार को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बुलाया गया है। वो इस बुलावे को लेकर काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम गंगाधर डारा है। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। जो इस बार 15 अगस्त पे लाल किले पे कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें मेरे को उन नर्सेज में शामिल किया गया है जिसको एज ए स्पेशल इन्वाइटी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है। भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया की टीम को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार खिताब अपने नाम किया है। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में
गुरजंट सिंह ने किया, जो पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दाग स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया, लेकिन दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली। मलेशिया ने दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया और स्कोर लाइन को 3-1 कर दिया, लेकिन इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त तेजी दिखाई और तीसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले 2 गोल कर स्कोर लाइन को 3-3 कर दिया। इसमें से एक गोल पेनाल्टी स्ट्रोक के द्वारा आया। भारत ने चौथा गोल खेल के चौथे क्वार्टर में किया और मैच और खिताब को 4-3 से अपने नाम कर लिया। It was awesome game, and the third goal was really good. We really enjoyed. People have shouted as if we got a goal, so that's what when we know penalty stroke. So it's a direct hit, and we got a goal. Immediately we got another goal. So it's really amazing match. Feeling very good. India won the match. I'm very happy. Today I have postponed my flight for the match. It's a good comeback for India actually. How do you see after this was the last time that No, the turning point was the third quarter between that 54 to 34 seconds was crucial. That is where I think they equalized the goal 3-all, and it was a good comeback actually. Sir, how do you feel? Fabulous, extraordinary. We have enjoyed. India's comeback from down 1 is excellent. Too good. और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये भारत की चौथी जीत जो हमारे खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उनके असाधारण प्रदर्शन ने पूरे देश में गर्व की भावना जगाई है। हमारे खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि भारत की चौथी जीत के दौरान हर गोल और हर पल ने भारतीय गौरव का एहसास कराया। हमें देश की हॉकी टीम के योद्धाओं पर नाज है। Congratulate the team India for winning the Hockey Asian Champions Trophy for the men's category. What a final. As I said before the game, let the best team win and let us have a good final. We had a very thrilling final and the best team has won. This is just the beginning, and I'm sure in the Asian Games, hockey is going to do well and India is going to win the highest ever medal in the upcoming Asian Games. और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के मन की बात क्विज विजेता छात्रों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। असम के कई हिस्सों में जारी भारी बारिश के चलते 7 जिलों में लगभग 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक बाढ़ के चलते डिब्रूगढ़ से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। शिवसागर में दिसांग और निमाटी घाट में ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। धेमाजी और शिवसागर जिलों में नाव के माध्यम से सैकड़ों लोगों को निकाला गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की सुरक्षा के चलते कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द करने और कुछ रेलगाड़ियों को रोक कर चलाने का फैसला किया गया है। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है।
हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब राज्य में 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमानों की जगह MiG-29 UPG विमानों को तैनात कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये विमान रणनीतिक रूप से बेहतर हैं और बेहतर एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से सुसज्जित हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।